आपका मेरे YouTube चैनल के सेकंड लेक्चर में 10th स्टैंडर्ड का ये सेकंड लेक्चर है ग्रेविटेशन का। तो आज हम देखने वाले हैं केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ देखने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। आइसक्रीम की स्टोरी सुनी आपने? आइसक्रीम, कौन सी आइसक्रीम सर? कौन सी आइसक्रीम की स्टोरी ग्रेविटेशन के अंदर है? भाई आइसक्रीम की स्टोरी है और उस आइसक्रीम का नाम है अमूल आइसक्रीम। अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी कंपनी। तो देखिए, ये जो क्रीम है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। ये क्रीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ भी काम नहीं, इसे खा लीजिए, निकाल दीजिए इसे बाहर, और सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस कोन का। तो क्रीम खाने के बाद आपके पास ऐसा कोन मिलेगा। अगर मैं इस कोन को एक ट्रांस कट करूं, एक ऐसा कट लगाऊं, तो आपको कुछ इस तरह से एक सर्कुलर शेप मिलेगा उसके ऊपरी हिस्से में। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताइए, सर्कल है? नहीं सर, ये सर्कल तो नहीं है। तो इसका नाम है इलिप्स। क्या नाम है इसका? इलिप्स। अब इस इलिप्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों, वो हम देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज होती है। देखिए क्या है, अगर मैं एक इलिप्स ड्रॉ करता हूं तो मैंने आपको बताया था सर्कल के अंदर एक सेंटर होता है, वैसे ही इलिप्स के अंदर दो सेंटर होते हैं। पहला सेंटर यहाँ और दूसरा सेंटर यहाँ। जरूरी नहीं ये दोनों सेंटर इसी ओर हो। मैं सिर्फ बताने के लिए आपको एक बात बता रहा हूँ। आपको ये समझ में आ गया इलिप्स के अंदर कितने सेंटर होते हैं? इट हैज टू सेंटर। इट हैज टू सेंटर, और दोनों सेंटर को कंबाइनली कहते हैं फोकाई। क्या कहते हैं? फोकाई, कंबाइनली। और सिंगल को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस, सिंगल सेंटर। दोनों सेंटर को कंबाइनली कहते हैं फोकाई और सिंगल को कहते हैं फोकस। नाउ अगर मैं सेंटर की ओर से सर्कमफरेंस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, उसको हमने क्या नाम दिया था? रेडियस। आपको याद है दोस्तों? देखिए यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो गई पहली रेडियस। अब मैं दूसरी रेडियस ड्रॉ करता हूं, ये हो गई दूसरी रेडियस। अगर मेरे पास मार्कर अवेलेबल है तो मैं तीसरी भी ड्रॉ करता हूं, ये हो गई तीसरी रेडियस। तो देखिए दोस्तों, मेरे को एक बात बताइए, मैंने दोनों सेंटर के ऊपर से हर एक सर्कमफरेंस के ऊपर दो दो क्या किया? तीन रेडियस मैंने निकाल दी। अगर मैं नाम देना चाहूँ तो इस सेंटर को मैंने C1 नाम दिया, इस सेंटर को मैंने C2 नाम दिया, यहाँ पर मैंने X नाम दिया जो को आपको छोड़ के चले गए, जो मैंने यहाँ पर Y नाम दिया और Z नाम दिया। ठीक है, ये तीन चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर सेंटर की ओर से, इलिप्स के सेंटर से हम कोई भी रेडियस ड्रॉ करते हैं फोकाई की, ठीक है आप अच्छे से समझे, फोकाई से सर्कमफरेंस के ऊपर जो दो रेडियस हम ड्रॉ करते हैं, उन दो रेडियस की जो मेजर होती है वो ऑल रेडियस के मेजर के बराबर होती है। आप कैसे? देखिए C1 और X, C1 और X प्लस C2 और X, इनकी जो दोनों की लेंथ होगी, क्या कह रहे हैं मैंने? इनके जो दोनों की लेंथ होगी वो बराबर होगी C1Y प्लस C2Y से, और इनकी जो लेंथ होगी वो बराबर होगी C1Z और C1X से। मतलब आप यहां से कहीं के ऊपर भी रेडियस ड्रॉ कर लीजिए, जो दो रेडियस की मेजरमेंट होगी वो दो रेडियस की मेजरमेंट सेम होगी, कौन सी भी दो रेडियस के हिसाब से। अगर मैंने रेडियस ऐसे निकाल ली, ऐसे, इन दो रेडियस की वही बराबर होगी। अगर मैंने रेडियस ऐसे निकाल दी तो भी इनकी मेजरमेंट बराबर होगी। तो जो मीन मेजरमेंट कह रहा हूं मैं, आप एक ध्यान से समझिए, मीन मेजरमेंट और सिंगल मेजरमेंट में फर्क होता है। तो जो मीन मेजरमेंट निकलेगी वो सारे इलिप्स रेडियस की सेम निकलेगी। तो इसके बेसिस पर केप्लर भाई साहब ने तीन लॉ बनाए। देखिए एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं, जो स्पेस की स्टडी करते हैं, उन्होंने बहुत लॉस बनाए थे पहले, मतलब केप्लर्स के लॉ आने से पहले भी बहुत सारे लॉस थे। देखिए आपको मैं अपने इंडियन कल्चर का एक प्राउड मोमेंट बता देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रह देखे जाते हैं, मतलब आपने कभी सुना होगा आपके घर के अंदर कि आपका मंगल खराब है, आपके ऊपर शनि आया है, आपके ऊपर सैटर्न है, मतलब कुछ बातें आपने सुनी होंगी। तो मेरे को एक बात बताइए, ये सारी बातें हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे ग्रंथ में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 पहले जहां से हमारा धर्म स्टार्ट हुआ है वहां से वो चीजें लिखी गई है। इसका मतलब हमारे जो साइंटिस्ट थे, जो सेक्स थे, जिसे हम संत के नाम से कहते हैं, वो कितने होशियार थे।
ना उस वक्त ना कोई सैटेलाइट था, ना उस वक्त हमारे पास कोई दूसरी चीज़ें थी जिससे हम ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्स को देख सके। तब भी हमारे पास हमारे संतों ने बहुत ही अच्छी तरीके से उन चीज़ों को मेंशन किया है। तो प्राउड टू बी इंडियन गाइज, और अपनी हिस्ट्री को ज़रा प्राउडली बताना सीखिए। देखिए हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक एमपी है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो मुझे आपको शेयर करना, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मराठी के बच्चे होगे तो वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे। काय असतं माहिती आहे का, की बाहेरच्या देशातले लोक त्यांच्या लोकांची कीर्ती नगभर असते आणि ती हितभर सांगतात, म्हणजे नगभर कीर्ती हातभर सांगतात, आणि आपल्या देशातल्या लोकांची म्हणजे आपल्या संतांची कीर्ती प्रचंड आहे, आपण कुठेतरी सांगायला कमी पडतो, आणि ही गोष्ट कुठेतरी खरंच चुकीची है। ये चीज़ कहीं तो भी गलत है। इस वजह से आप सभी को, मुझे लगता है जो 10th स्टैंडर्ड में बच्चे, उन सभी को पता होना चाहिए कि हमारे संतों ने क्या काम किया है, हमारे इंडियन हिस्ट्री किस बेसिस पर ओरिजिन है, हमारे कल्चर्स क्या है, मॉरल्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। और साइंस के साथ साथ मैं आपको बताते जाऊंगा, तो डोंट वरी, सिर्फ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो देखिए पहला लॉ, हम किसके लॉ देखने जा रहे हैं, केप्लर्स लॉ, केप्लर्स लॉज। तो केपलर भाई साहब ने 3 लॉ दिए थे। कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी की स्पेलिंग मेरे को पता नहीं, मेरे को देखनी पड़ेगी एक बार, प्लैनेटरी मोशन की स्पेलिंग क्या है। प्लैनेटरी मोशन, अरे पता थी मेरे को, मैंने सिर्फ आपको डिस्टर्ब करने के लिए लगाया। ये हो गया प्लैनेटरी मोशन। तो कितने लॉ दिए? 3 लॉ। उसमें से पहला लॉ हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और जो सन प्रेजेंट होता है, जो हमने फोकाई देखे थे, फोकाई के पॉइंट्स कौन से देखे थे? एक पॉइंट ये देखा था, दूसरा पॉइंट ये देखा था। तो सन इसमें से किसी एक पॉइंट पर होगा, मतलब ये सन यहां पर भी हो सकता है या फिर सन यहां पर भी हो सकता है। पर अगर कोई प्लैनेट इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये हो गया अर्थ, क्या हो गई? ये सपोज होगी अर्थ। तो अर्थ अगर सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी तो सन के अराउंड रिवॉल्व करते वक्त उसका मोशन इलिप्टिकल ऑर्बिट का होगा, मतलब वो रिवॉल्व करेगी इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और सन जो प्रेजेंट होगा वो दोनों में से किसी एक फोकाई पर प्रेजेंट होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको अगर मैं साइंटिफिकली स्टेटमेंट में लिखूं, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, द ऑर्बिट ऑफ planet is an ellipse with the sun, is an ellipse with the sun at one of the foci, at one of the foci। देखिए फोकाई का मतलब मैंने आपको पहले बताया है, अगर मैं दोनों सेंटर को कंबाइनली डिस्क्राइब कर रहा हूं तो तब उसे फोकाई कहते हैं, और अगर एक सेंटर को डिस्क्राइब करता हूं तो उसे फोकस कहते हैं। तो ये हो गया केपलर का फर्स्ट लॉ। तो देखिए सेकेंड लॉ, कौन सा? सेकेंड लॉ। तो जो सेकेंड लॉ है उस लॉ को लॉ ऑफ इक्वल एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इक्वल एरिया, लॉ ऑफ इक्वल एरिया। इसका मतलब क्या है? मैंने पिछली बार आपको बताया था कि प्लैनेट रिवॉल्व करता है, किस ऑर्बिट में करता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है, ठीक है, ऐसा होगा इलिप्टिकल ऑर्बिट। सन प्रेजेंट होता है, एक फोकाई पे प्रेजेंट होता है, दोनों फोकाई में से लेट अज्यूम सन इस फोकस पर प्रेजेंट है, ठीक है, ये हो गया सन, और इसको मैंने नाम दिया एस पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एस पॉइंट। नाउ लेट अज्यूम कीजिए कि नवंबर महीने में अर्थ यहां थी, ए पोजीशन पर थी, ठीक है, और दिसंबर जनवरी तक अर्थ इस पोजीशन पे आ गई, बी पोजीशन पे, ठीक है। अब मानिए कि मई महीने में अर्थ इस पोजीशन पे थी, ये पोजीशन हो गई सी पोजीशन। कौन सी पोजीशन हो गई? सी पोजीशन। और अब मानिए कि जून जुलाई तक अर्थ यहां पर पहुंच गए, डी पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अब यूं मानिए, वैसे ही मानिए कि सितंबर में अर्थ यहां पर थी, लेट अज्यूम कि अगस्त में यहां पर थी, ई पोजीशन, और अगस्त के बाद
F पोजीशन में गई, अक्टूबर तक यहाँ पहुंच गई। अब इन सारे पॉइंट को सेंटर से जोड़िए। अब मैं यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करता हूँ। ये पोजीशन जुड़ गई, ये पोजीशन जुड़ गई, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन जुड़ गई। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताइए कि ए से बी से जाने तक उसने कुछ एरिया कवर किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सी से डी तक उसने कुछ एरिया कवर किया, ई से एफ तक उसने कुछ एरिया कवर किया। अब केपलर भैया ये कहते हैं कि अगर प्लैनेट कोई एरिया कवर कर रहा है कहीं से भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो वो एरिया सिमिलर होते हैं। कैसे? अगर मैं मानूं कि ए से बी तक जाने के लिए उसको टी इतना टाइम लगा, कितना टाइम लगा? टी इतना, बस सिंपल लैंग्वेज में लेते हैं, उसको 2 मंथ लगे। सी से डी तक जाने के लिए भी उसे 2 मंथ ही लगेंगे। ई से एफ तक जाने के लिए भी उसे 2 मंथ लगेंगे। समझ में आ गई? यानी कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते वक्त जो एरिया वो कवर करती है, तो वो एरिया इक्वल होता है उसके टाइम से। आप कैसे? सर बोलोगे सर एरिया तो बड़ा दिख रहा है, ये दूर तक जा रही है। आप क्या, जैसे जैसे सन, अब मेरे को बताइए कौन सा पॉइंट सबसे क्लोज है सन के? सी और डी पॉइंट हम कह सकते हैं कि ले मानिए कि ये जो पॉइंट है ये अर्थ के सबसे क्लोज है, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा कम क्लोज है और ये सबसे दूर पॉइंट है। तो जब इस वक्त यहां से अर्थ गुजरेगी तो थोड़ी फास्ट गुजरेगी, x की स्पीड से गुजरेगी, 2x की स्पीड से गुजरेगी, और जब यहां से गुजरेगी x की स्पीड से गुजरेगी। अब मेरे को एक बताइए सर्कमफरेंस का एरिया सबसे बड़ा किसका है? इनका। ठीक है, तो जो एरिया उन्होंने कवर किया इक्वल टाइम में किया, इनका थोड़ा कम है तो यहां से थोड़ी कम स्पीड से गुजरेगी, एरिया कवर हो जाएगा। इनका थोड़ा ज्यादा ही कम है तो यहां से थोड़ी x की स्पीड में गुजरेगी। जैसे कि आप लेक्चर 1x की स्पीड में देख सकते हो, 2x की स्पीड में देख सकते हो, पर टाइम तो उतना ही लगेगा ना। समझ में आ रही है क्या बात है? मेरे को एक बात बतानी थी कि अगर कोई अर्थ या फिर कोई भी प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है सन के, तो वो उतना ही एरिया कवर करता है उतने गिवन टाइम के अंदर। वो तो कहां से भी मेजर करे, आप यहां से मेजर कर सकते हो, यहां से मेजर कर सकते हो, या फिर यहां से मेजर कर सकते हो। ये हो गया उसका सेकंड लॉ। अगर साइंटिफिक स्टेटमेंट देखें तो लाइन जॉइनिंग, इसकी साइंटिफिक स्टेटमेंट ये है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट, ये मैं मिटा देता हूं, ये लिख लीजिए सिर्फ पहले। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, द प्लैनेट एंड द सन sweeps equal area in equal interval of टाइम। स्वाहा, यानी कि द लाइन जॉइनिंग टू द प्लैनेट एंड द सन, जो कि लाइन एक ज्वाइन कर रही है प्लैनेट और सन को, वो स्वीप्स करती है इक्वल एरिया, यानी कि वो समान करती है इक्वल एरिया और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को। ये हो गया उसका सेकंड लॉ। अब थर्ड लॉ देखते हैं। तो आप देखते हैं केपलर भैया का तीसरा लॉ। कितना लॉ? थर्ड लॉ। अब ये हो गया प्लैनेट की मोशन इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ये हो गया यहाँ पर सन हो गया, और लेट अज्यूम कि यहाँ पर अर्थ है ए पोजीशन पर। तो मैंने ऐसा माना कि अर्थ को सन के अराउंड प्लैनेटरी ऑर्बिट में, मेरी बातें ध्यान से सुनिए, अर्थ को सन के अराउंड प्लैनेटरी ऑर्बिट में घूमने के लिए कुछ दिन लगते हैं। लेट अज्यूम उसे 365 दिन लगते हैं, 365 डेज लगते हैं उसे एक राउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, तो केपलर भैया ने क्या कहा कि जो टाइम लगेगा उसको रिवॉल्व करने में उसका स्क्वायर, जो टाइम लगेगा उसको रिवॉल्व करने में उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो डिस्टेंस होगा सन और अर्थ के बीच के रेडियस के क्यूब से। यानी कि जो मीन रेडियस निकलेगी, ये जो रेडियस निकलेगी उसका क्यूब और रिवॉल्व करने का टाइम का स्क्वायर वो बराबर होगा। अब बराबर होगा, अपने अब कैसे कह सकते हो सर ये बराबर होगा? तो देखिए कैसे हो सकता है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको एक यहाँ पर एक बात बताता हूँ। हमने पिछले लॉ में क्या देखा, याद में आ रहा है? पिछले लॉ में क्या देखा हमने ये देखा कि जो एरिया होता है वो इक्वल होता है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसका टाइम भी इक्वल होता है। तो केपलर भैया का क्या कहना था कि अगर अर्थ यहां से रिवॉल्व कर रही है, ए पॉइंट से रिवॉल्व कर रही है, यहां से निकलने से बाद 365 दिनों के बाद अर्थ फिर से इस पोजीशन पे आएगी।
ठीक है, कितना टाइम लगा, 365 दिन। ठीक है, लेट अज्यूम कि 365 दिन को हमको टी कहते हैं। जब उसका स्क्वायर करूंगा, जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो वो सीधा प्रोपोर्शनल होगा किस चीज से, सन और अर्थ के रेडियस के मीन से। अब यहां पर टी जो है वो टाइम पीरियड है, क्या कौन सा पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। कौन सा रिवॉल्यूशन, सन के इर्द गिर्द रिवॉल्यूशन। और यहां पर जो आर क्यूब है वो मीन डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस दोस्तों, कौन सा, मीन डिस्टेंस। अब मीन डिस्टेंस की कंसेप्ट हमने कहां देखी थी, अगर हम दो फोकाई लेते हैं, क्या कहते हैं, दो सेंटर लेते, उनसे अगर एक पॉइंट की तरफ एक रेडियस बनाते तो उनका जो मीन डिस्टेंस है वो हर एक डिस्टेंस के हर एक रेडियस के डिस्टेंस के बराबर होगा। ये कंसेप्ट हमने देखी थी कि नहीं, तो यहां से वो ये इक्वेशन निकलने आता है। अब यहां पर क्या होता है, अगर मैं ऐसा करूं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब, और इस आर क्यूब को मैं यहां पर टी की ओर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और यहां पर क्या होता है, कांस्टेंट का साइन लग जाता है। जब मैं उसको एक्सचेंज करता हूं तब यहां पर क्या होता है, कांस्टेंट का साइन लग जाता है, बराबर। ठीक है, तो कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं, क्या से, के से। तो ये हो गया उनका थर्ड लॉ। अगर इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखे दोस्तों, ये लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है। तो अगर मैं उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखूं, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, तो क्या लिखने आता है, द स्क्वायर ऑफ its period of revolution, the square of its period of revolution around the sun, is directly proportional to the cube of mean distance, to the cube of mean distance, the cube of mean distance of planet from sun, of planet from sun। ये हो गया उसकी साइंटिफिक लैंग्वेज। देखिए यहां तक हमने केपलर्स के तीनों लॉ देख लिए। अब देखिए नीचे की तरफ आपके बुक के अंदर एक बहुत ही एक लाइन लिखी है, केपलर ऑब्टेन दिस लॉ सिंपली फ्रॉम द स्टडी ऑफ द पोजीशन ऑफ प्लैनेट ऑब्टेन बाय रेगुलर ऑब्जर्वेशन, ही हैड नो एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई प्लैनेट्स ओबे दिस लॉ। मतलब एक रेगुलर ऑब्जर्वेशन के ऊपर से केपलर ने ये देख लिया कि ये प्लैनेट जो है ये लॉ फॉलो करते हैं, पर वो क्यों करते हैं, वो करते तो है पर क्यों करते हैं, मतलब विराट कोहली क्रिकेट खेलता है पर क्यों खेलता है, उसका इंटरेस्ट है ना, इस वजह से खेलता है। तो इंटरेस्ट क्या है ये बताना ही भूल गया केपलर भैया। इस वजह से यहाँ पर एक नए साइंटिस्ट की एंट्री होती है, एक नए राजा की एंट्री होती है, और उसका नाम है न्यूटन। और इन न्यूटन भाई साहब ने एक नया लॉ लाया था, या फिर एक नई कंसेप्ट लाई थी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट करके। और उसका जो अगली कंसेप्ट है वो है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक आपके लिए इतना ही था आज की वीडियो में। तो वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से एक बात बताता हूँ कि हमारे चैनल का इंस्टाग्राम हैंडल भी है, स्वराज्य क्लासेस करके, उसे फॉलो कीजिए। आपके कुछ पर्सनल डाउट होंगे तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर मैसेज का रिप्लाई करने का देखूंगा। अभी तो फॉलोअर और सब कुछ कम है, इस वजह से मेरे को टाइम ही टाइम है, पर अगर जो भी डाउट होंगे मुझे पूछिए, बताइए, और चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़रूरत है शेयर की, और आपके शेयर से मेरे को, देखिए इनडायरेक्टली आपके शेयर से मेरे को पैसा आएगा, पैसा आने के बाद मैं एंड्रॉइड बोर्ड लूँगा, अच्छा स्टूडियो लूँगा, आपका ही भला है, तो मेरा भला नहीं है इसमें। तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अच्छी तरीके से, और जय हिंद।